जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आपके यहाँ पे स्क्रीन पे है, लेकिन आपको पेपर में कैसे लिखना है वो ध्यान दीजिए। यहाँ पे आपके पेपर में क्या है कि खंड ब में वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके स्टार्ट होंगे, यानी कि गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न स्टार्ट होंगे, यानी कि सब्जेक्टिव टाइप। तो आपको लिखना होगा खंड ब गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और आपका सबसे पहले स्टार्ट होगा भौतिकी विज्ञान, तो भौतिक शास्त्र या भौतिक विज्ञान जो भी लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। उसके जस्ट ठीक नीचे आपको लिखना होगा लघु उत्तरीय प्रश्न, और जितना ये काम आप देख रहे हो ये आपको काले पेन से करना होगा। इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझना होगा। मैं जो आपको बता रहा हूं वो बहुत ही खास है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा वो तो आपको क्वेश्चन नहीं लिखना होगा, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन लिख करके आया हूं। लेकिन आप यहाँ पे लिखोगे, आपको प्रश्न उत्तर संख्या या नंबर 1 और सिर्फ आप आंसर स्टार्ट करना शुरू कर दोगे। लेकिन मुझे समझाने के लिए तो यहाँ क्वेश्चन लिखना पड़ेगा मेरे भाई। तो सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, मुझे पता है कि बिहार के लाखों बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर पता होगा। प्रश्न कह रहा है कि अवतल दर्पण के 2 उपयोग को लिख दीजिए। अब भाई मेरे अवतल दर्पण के उपयोग को जब आपको लिखना होगा तो आपको यहाँ पे क्या लिखोगे मेरे भाई, आपको लिखना होगा कि उसका उपयोग, यानी कि किसका, अवतल दर्पण का उपयोग वाहनों के हेडलाइट में किया जाता है। हेडलाइट का मतलब होता है अग्रदीप में किया जाता है। और इसका सेकंड उपयोग की हम बात करते हैं मेरे रसगुल्लो, तो क्या होता है, इसका उपयोग सोलर सेल में किया जाता है। इसके अलावा और भी यदि आपको बात करना चाहें तो आप भी मुझे बता सकते हो नीचे कमेंट करके कि इसका उपयोग जो है, यानी कि अवतल दर्पण का उपयोग नाक कान गले के डॉक्टर जो होते हैं वो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। मेरे भाई मैं यदि आपसे पूछूं कि उत्तल दर्पण का उपयोग जो है ना वो कौन करते हैं, तो आप मुझे फटाफट से यदि बता पाते हो तो बता दो। उत्तल दर्पण का उपयोग जो है हम लोग करते हैं कहाँ, गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में। इस बात को याद करके रखना है ना, गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, इसके बारे में भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो मैं आपको बता रहा हूं, पहले देखिए जो भी क्वेश्चन, यानी कि जिस प्रकार से जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे मैं वो हूबहू लेकर के आया हूं। यानी कि मैं आपको बता दूं कि जितने क्वेश्चन आपके फिजिक्स को पूछे जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, केमिस्ट्री से, आपके बायोलॉजी से, सब कुछ लेके आया हूं। यानी कि 30 क्वेश्चन पूरे टोटल मिलाकर के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन 15 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। लेकिन मैं आज आपको 30 में 30 करके दिखाऊंगा कि भाई कैसा कैसा क्वेश्चन रहने वाला है। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है, इसका पीडीएफ भी आपको हम दे देंगे। कह रहा है कि वायु में गमन करती प्रकाश की किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है तो होने वाले परिवर्तन को समझा दीजिए। किसमें किस प्रकार से कौन सा परिवर्तन हो रहा है, हम बात करते हैं इसके आंसर की। तो क्या लिखोगे कि वायु में गमन करती प्रकाश की किरण जब जल में तिरछी प्रवेश करती है तब वह अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, झुक जाती है, या कह सकते हो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। क्योंकि आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R जब प्रकाश कोणार और जब प्रकाश जब छोटा होता है, इसलिए इस किरण जो है ना विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तब वो अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। तो आप इस प्रकार से यदि इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, आपको बिना सोचे समझे शिक्षक जो होंगे आपको 2 के 2 नंबर दे देंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे ब्लैक पेन, कहाँ पे ब्लू पेन का यूज करना है, जिससे दिक्कत ना हो। भौतिक शास्त्र से ही अगला क्वेश्चन जो है ना यहाँ पे पूछा जाएगा। ये दूसरा क्वेश्चन मैं आपको समझा दिया हूँ, वो डबल हो गया है, कोई नहीं। तीसरे क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है कि उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें जिसकी क्षमता -2 डायप्टर है, यह किस प्रकार का लेंस है। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। यदि इस प्यारे से क्वेश्चन को यदि मेरे भाई आप नहीं समझ पाते हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी मिस कर पा रहे हो, तो जल्दी से प्लीज मुझे बता दो कैसे ये बनेगा। मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन उसके पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और अपने दोस्तों साथियों में शेयर करना पड़ेगा। लाइक का बटन दबाना होगा और बताना होगा कि मंटू सर क्लास बहुत तगड़ी चल रही है। और डेली मैं आपके लिए मॉर्निंग में 6 बजे ये सब्जेक्टिव की पार्ट स्टार्ट कर दिया हूँ, आपके कहने से, लाखों बच्चों के कहने से। तो प्लीज उन सभी बच्चों के पास आपका कर्तव्य बनता है, आप शेयर कर दीजिए। भाई लेंस की क्षमता यह अवतल लेंस है, ऋणात्मक है। इसलिए क्यों ऋणात्मक है भाई साहब, ऋणात्मक है तो ये अवतल लेंस ही होगा। वो कैसे पता चलेगा, यहाँ पे हम बात करते हैं। सबसे पहले तो हम इसको निकालेंगे, यानी कि P = 1/f से निकालेंगे। हम लोग का जो डायप्टर है वो -2 डायप्टर दिया हुआ, तो -2 डायप्टर रख देंगे यहाँ पे, बराबर 1/f हो जाएगा। जब इसको हम तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या होगा, यहाँ पे हम 1 रख देते हैं और तिर्यक मल्टीप्लाई करते हैं तो f में -2 से गुणा करेंगे तो -2 आपका f हो जाएगा। 0 आप पॉइंट के बाद लिखा हुआ है तो ऐसे मत आप 20 मत समझ लीजिएगा, है ना, यानी कि 2f ही है वो। तो f बराबर क्या होगा, 1/2.0 मीटर हो जाएगा। और इसलिए f बराबर क्या होगा, 1 × 2 × 100 से सेंटीमीटर से, यानी कि इसमें सेंटीमीटर में इसमें बदलना होगा। जैसे हम इसे मेरे भाई सेंटीमीटर में हम बदलेंगे तो क्या होगा, f बराबर क्या हो जाएगा, -100/2, यानी कि f बराबर हो जाएगा कितना सर, -50 सेंटीमीटर।
ठीक है। अतः लेंस की फोकस दूरी -50 सेंटीमीटर है। यह इस प्रकार से क्या है भाई मेरे, यह अवतल लेंस है। यानी हम जानते हैं कि जिसमें माइनस होता है वो हमारा अवतल होता है, जो प्लस होता है वो हम लोग का उत्तल होता है। तो कुछ इस प्रकार से आपके एग्जाम में आएगा, तो इसके आपको फाइंड करना होगा, लिखना होगा। एक क्वेश्चन बड़ा प्यारा है जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन है कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, व्याख्या कर दीजिए। अक्सर आप देख रहे होंगे कि जब भी आप कोई मॉडल पेपर पढ़ते हैं, जब भी आप क्वेश्चन बैंक पढ़ते हैं, तो आपके एग्जाम के लिए वो बोला जाता है बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसका आंसर आप क्या लिखोगे, आओ उसके बारे में हम समझाते हैं। आपको लिखना होगा, क्योंकि यह ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत नजदीक है, अतः आने वाली ग्रहों से प्रकाश किरणों में औसत अपवर्तन न के बराबर होता है। इसलिए ग्रहों की आभासी स्थिति हमारे लिए स्थिर होती है तथा ग्रह टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होते हैं। कुल मिलाकर के बात यह है कि जो ग्रह होते हैं वो तारों की अपेक्षा नजदीक होते हैं, और जिसके कारण जो है नजदीक होने के कारण क्या होता है, जो आंखों पे हम लोगों का जो पड़ता है प्रकाश, या कह सकते हो कि इस प्रकार अपवर्तन जो होता है वो एक औसतन ना के बराबर होता है। मतलब वो जो झिलमिलाहट होता है वो बहुत दूर होता है तारे, लेकिन उसकी अपेक्षा ग्रह जो नीचे होते हैं, नजदीक होते हैं, इसलिए जो है ना हमें वो झिलमिलाते नजर नहीं आते हैं। इस प्रकार से आप लिख सकते हो। हालांकि इसका उत्तर आप मेरे भाई पहले से भी याद किए होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको वही लिखना होगा, क्योंकि पेपर में भी आपके आता है कि यथासंभव परीक्षार्थी अपने ही शब्दों में उत्तर दें। तो यदि आप अपने शब्दों में यदि उत्तर देते हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप बहुत बेहतर कर रहे होंगे। अगला कह रहा है कि विद्युत विभवांतर क्या है और इसका ऐसा ही मात्रक क्या है। ये जितने भी अभी क्वेश्चन आएंगे वो फिजिक्स का आएगा, और इसी टाइप का ही क्वेश्चन पूछा जाता है, एकदम बहु पूछा जाता है। सबसे पहले फिजिक्स का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, फिर आपके केमिस्ट्री का, फिर आपको बायोलॉजी का क्वेश्चन मिलेगा। जितने क्वेश्चन पूछा जाता है मैं सब बताने वाला हूं। एक बार सेशन को यदि पसंद आ रहा है तो मेरे भाई अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। और सुबह के 6 बजे के सेशन में आप लोग डेली आओ, और ये वीडियो आपको रिकॉर्डेड के फॉर्म में ही देखने को मिलेंगी, क्योंकि सुबह 6 बजे आपको रिकॉर्ड में करके दे दूंगा, ताकि आप शांति से बैठ के इसे देख सकते हो। और ये मैं वीडियो की बात करता हूँ, शायद आपको टाइम दिख नहीं रही होंगी, इस समय लगभग रात को 1 बज रहा है, और इस समय मुझे इस वीडियो को शूट करना पड़ रहा है, ताकि एग्जाम बहुत करीब है। इसको मैं शूट करूँगा, फिर इसे एडिट करके कुछ अपलोड करूँगा, और फिर इसको थंबनेल, फिर इसकी सारी चीज़ें करते करते मुझे सुबह की 3, साढ़े 3, 4 बज जाएगा। और ये काम अब मेरा सिलसिला रोज चलता है और आगे भी चलता रहेगा, बस आपका प्रेम है। कह रहे कि विद्युत विभवांतर क्या है और इसका सही मात्रा क्या है। तो आपको क्या लिखना होगा मेरे भाई, ध्यान से सुनना। आपको लिखना होगा कि किसी विद्युत आवेश को, ध्यान से सुनना, किसी विद्युत आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया जो कार्य होता है उसका विद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है मेरा भाई? उसका ही विद्युत विभव कहलाता है। तथा दो विभवों के मध्य जो अंतर होता है उसे हम लोग विभवांतर कहते हैं, या विभवांतर कहलाता है। अक्सर आपका सवाल रहता है, क्वेश्चन रहता है कि मंटू सर हमें सब्जेक्टिव याद नहीं हो पाता है, हम तो याद करते हैं वो नहीं हो पाता है। तो मेरे भाई ये आपकी ही समस्या नहीं है, बिहार के हर बच्चों का समस्या होता है, बिहार का पूरे देश के हर बच्चों का समस्या होता है। यानी कि पढ़ने वाले मैं कहूँ कि सभी बच्चों का यह समस्या होता है, मेरा भी समस्या होता है कि मैं जब भी कोई याद करता हूँ तो भूल जाता हूँ। लेकिन उसे याद करने का सटीक तरीका बस यही होता है, उसे समझ लेना, कि यानी कि वो कहना चाहता क्या है। यदि आप समझ लिए क्वेश्चन तो आप आंसर आसानी से लिख सकते हो। तो समझने पे ज्यादा फोकस करो। दूसरी चीज, एसआई मात्रक पूछता है तो एसआई मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है। अब इसे आप जोड़ भी सकते हो, जैसे कि विभवांतर करता है तो वी से स्टार्ट हो रहा है तो वोल्ट नाम जोड़ दो। यानी कि कुछ ना कुछ लॉजिक लगाओ अपने दिमाग से, है ना। बार बार आप बैठ करके रटना शुरू कर देते हो। मेरे भाई मैं भी बहुत ज्यादा रटता था, और मैं आपको दिखाया कि मैं रात को 1:30 बजे 2 बजे मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ, फिर मैं एडिट वगैरह करके, मतलब अपलोड करके टाइटल लगा करके जब वीडियो को इसको डालूंगा तो मुझे 3, साढ़े 3 बजे लग जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि मैं आपके प्रति यदि इतना मेहनत कर पा रहा हूँ, सारी चीज़ें कंटेंट लेकर के आकर के, और इस तरीके का कंटेंट, मुझे इस तरीके का टाइपिंग आपको नहीं मिल रही होंगे, जिससे कि आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है एग्जाम में, लेकिन मैं लेके आ रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं इतना आसान नहीं है, इसमें टाइपिंग कराना बहुत कठिन होता है। तो आप प्लीज इसका अहमियत समझो मेरे भाई, और प्लीज शेयर करो फटाफट से अपने दोस्तों साथियों में, ठीक है। आगे बात करते हैं कि विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत स्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बन करके किसी मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लो, यदि समझ लाए तो आंसर आपका आसानी से याद हो जाएगा। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन देखो, इसमें समझा रहे हैं हम, इसमें भी समझाएं कि भाई क्या है, इसमें क्या है, समझ लो क्या है कि विद्युत टोस्टर होती है, विद्युत स्त्री होती है, यानी कि जो प्रेस होता है ना, जो प्रेस होता है उसमें होता है कि जो तापन अवयव होते हैं वो शुद्ध धातु के न बना करके मिश्र धातु को बनाए जाते हैं।
है ना, यानी कि शुद्ध धातु उसमें नहीं लगाया जाता है, उसमें कुछ ना कुछ किसी धातु में उसमें क्या कहता है भाई मिला दिया जाता है, यानी कि मिश्र धातु बना दिया जाता है, उसी का उपयोग किया जाता है। आखिर ऐसा क्यों किया जाता है, ये फिजिक्स है तो ये जानना जरूरी है, हर क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो लिखना कि विद्युत तुष्टरों तथा विद्युत स्त्रियों के तापन व शुद्ध धातु के न बनाकर के किसी मिश्र धातु के बनाए जाते हैं। यहां तक तो आप तो प्रश्न से ही लिख सकते हो, देखो कितना लॉजिक लगाओ, ये तो सारी चीजें प्रश्न याद लिखे तो इससे याद करने की कोई जरूरत नहीं है, यहां से याद करो, यहां से समझो, याद ना करो, क्योंकि मिश्र धातुओं का संरक्षण जल्दी नहीं होता है। 10 ये लाइन याद करो कि मिश्र धातु जो होती है उसका संरक्षण जो होता है, यानी कि वो खराब होने की जो बात करते हैं वो जल्दी नहीं होता है। मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता अवयवी धातु की अपेक्षा उच्च होती है। इसकी यदि प्रतिरोधकता की बात करते हैं तो वह काफी ज्यादा होती है, किसकी अपेक्षा, तो अवयवी जो धातु होते हैं यानी कि शुद्ध जो धातु होते हैं उसकी अपेक्षा। उच्च तापमान पर मिश्र धातु आसानी से नहीं पिघलते हैं। जब भी इसमें उच्च मतलब ये दिया जाता है, तापमान दिया जाता है, उच्च तापमान होता है क्योंकि जो प्रेस होता है वो काफी ज्यादा हिट हो जाते हैं, और हिट जब हो जाती है, प्रेस करते हो ना, तो जब हिट हो जाता है वो तो वो आसानी से नहीं पिघलता, इसलिए मिश्र धातु के बनाए जाते हैं। कौन नहीं पिघलता है, मिश्र धातु। यदि इस सब तरीके से समझ लिए तो आप अपने भावों में लिखोगे, शिक्षक आपको पूरे के पूरे अंक जो है ना आसानी से दे देंगे। अगला क्वेश्चन फिजिक्स नहीं 7वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहे कि किसी विद्युत परिपथ में लघुपथन कब होता है। कोई विद्युत परिपथ है और उसमें लघुपथन हो रहा है, लेकिन वो कब होता है, इसके बारे में जानना, इसके बारे में समझना बहुत जरूरी है। और एग्जाम में क्वेश्चन एग्जैक्ट पूछा जाता है। कहा जाता है घरेलू विद्युत परिपथों में अतिभारण से बचाव के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इसके भी बारे में इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। सो आप क्या लिखोगे, क्या आपको इसका उत्तर पता है, और आप अंतिम में जरूर मुझे ये बताना कि मैं आज आपको 30 क्वेश्चन बताने वाला हूं और 30 ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, यानी कि जिस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछा जाता है मैं उस तरीके पे अब आ चुका हूं। मैंने कहा है कि मेरी नई सोच है, मेरी नई पहल है, मैंने नई शुरुआत की है, अभी तक आपके लिए ऐसा कोई शुरुआत नहीं किया है। तो ये शुरुआत जो मैंने किया है वो आपको कैसा लग रहा है, क्या इस तरीके से पढ़ाना अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि भाई कहाँ कहाँ लाइनिंग में क्या क्या लिखनी चाहिए, तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताओ, ठीक है मेरे भाई। तो ध्यान से समझना कि विद्युत परिपथ में जब गर्म तार ठंडे तार के संपर्क में आ जाते हैं, जिसमें परिपथ का प्रतिरोध शून्य हो जाता है और उसमें अत्यधिक धारा प्रवाहित होने लगती है, इसे लघुपथन कहा जाता है। समझने वाली बात यह है कि देखो क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि लघुपथन क्या होता है, तो आप क्या लिखोगे कि विद्युत परिपथ में जब गर्म तार ठंडे तार के संपर्क में आ जाता है, आने के कारण होता क्या है, जिससे परिपथ का प्रतिरोध जो होता है बिल्कुल ही 0 हो जाता है, वो क्या होता है भाई, शून्य हो जाता है, और उसमें अत्यधिक धारा प्रवाहित होने लगती है, इसे लघुपथन कहा जाता है। क्या कहता है, लघुपथन कहा जाता है। अब घरेलू विद्युत परिपथों में अतिभारण से बचाने के लिए, है ना, अतिभारण होगा, अतिभारण से बचाव के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आपको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए ये लिखना होगा एग्जाम में, कि परिपथ में उपयुक्त फ्यूज का उपयोग करना चाहिए। बहुत घरों में देखते होते हैं कि भाई फ्यूज का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है। वैसे भी जब हम गरीब घर के बच्चे हैं और गरीब घर के हम हैं, तो हम लोगों के घर में फ्यूज एक महंगी पड़ जाती है। हम लोग सोचते हैं यार बिना फ्यूज का जब लाइट आ ही जा रहा है तो फ्यूज लगाने से क्या फायदा है, बट फ्यूज लगाना बहुत जरूरी होता है, फ्यूज लगानी चाहिए। एक सॉकेट से एक से अधिक उपकरण नहीं जोड़ना चाहिए। कई बार होता है, हम भी जो होता है कई बार आप लोगों को सिस्टम जब चलाते हैं ना तो हम लोग से गलतियां होती है, बट नहीं करनी चाहिए। लेकिन थोड़ी सी हम हेवी वाले लगाए हुए हैं और लगाने की कोशिश करते हैं, और ऐसा हम नहीं करते, बट ऐसा कई बार ऐसा हो जाता है कि एक ही सॉकेट जो होता है, यानी कि एक बोर्ड का प्लग है, उसमें डाल देते एक और सॉकेट, ठीक है, और उसमें होता है ना 4-5 जो है ना वो डालने वाला, कहीं चार्जर डाल दिए, कहीं टीवी वाला डाल दिए, कहीं लैपटॉप वाला डाल दिए, कभी कहीं डाल दिए, कभी कुछ डाल दिए। ये नहीं करना चाहिए, है ना। मतलब एक सॉकेट लगाए, मतलब एक सॉकेट लगाए हैं तो सिर्फ उसमें एक ही जो कुछ भी लगा रहे हैं आप, चार्ज में लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो एक ही लगाओ। अब एक ही में मतलब पूरी तरीके से भर देते हो, है ना, जुगाड़ लगा करके, तो ये गलत चीजें हैं। अगला, एक ही समय में अधिक विद्युत उपकरणों का उपयोग करना नहीं चाहिए। अब कई बार होता है कि हम एक ही समय में बहुत सारे विद्युत का उपकरण करते हैं, है ना। अब जैसे मेरे को कहोगे सर आप भी तो कर रहे हो, लाइटिंग का कर रहे हो, लैपटॉप का कर रहे हो, कैमरे का कर रहे हो, बोर्ड का कर रहे हो, है ना, तो होता है। लेकिन मैंने सब चीज का अलग अलग करके रखा है ताकि कुछ दिक्कत परेशानियां ना हो, तो आपको ऐसा ही करना होगा, और ये एग्जाम में आएगा तो आप एग्जैक्ट इस प्रकार से लिख दोगे, ठीक है। मैं आपको हंसाते खिलाते सिखा रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो और आसानी से लिख सकोगे एग्जाम में। डन है, यहां तक समझ में आ गया होगा, एक बार थम्स अप कर देना। ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा, व्हाट्सअप चैनल पे मिल जाएगा। जितने बच्चे व्हाट्सअप चैनल पे फॉलो नहीं किए मुझे फॉलो कर लीजिए। जहां आप स्टेटस देखते हो अपने अपने मोबाइल में, स्टेटस देखते हो ना किसी का व्हाट्सएप पे, तो वहां पे सर्च कर लेना मंटू सर, तो वहां पे आ जाएगा बिहार बोर्ड मंटू सर विद्याकुल।
तो उसे आप क्लिक करना, फॉलो कर लेना, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हो चाहे कमेंट बॉक्स में देखोगे तो लिंक पिन मिलेगा, उसको लिंक पे दबाओ और उसे फॉलो कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा लेना। अगला क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है कि जीवाश्म ईंधन की क्या हानियां हैं। जो जीवाश्म ईंधन है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे रसगुल्ले, उसकी क्या हानियां हैं वो पूछ रहा है। तो लिखना कि जीवाश्म ईंधन को जलाने से कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। जो जीवाश्म ईंधन है उसको जलाने से क्या क्या होते हैं, उससे हानियां क्या क्या है, तो कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर के ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। सल्फर के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, जो सल्फर होते हैं उसके ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। और एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि सल्फर के ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो आप यहां से भी याद कर सकते हो कि सल्फर के ऑक्साइड जो होते हैं अम्लीय होते हैं। अब आपको भी पता है भाई कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव निकलता है, लेकिन आजकल का दौर ऐसा चल पड़ा है कि मैं देख रहा हूं कि केवल ऑब्जेक्टिव 1 का बी, 2 का सी, 3 का डी किए जा रहा है और बच्चे पढ़े जा रहे हैं। भाई वो गलत है, क्योंकि एग्जाम में जब अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो कभी बी का सी, डी का, ये सब नहीं चल रहा है। कुछ इस तरीके से यदि समझ के रखेंगे और सब्जेक्टिव जब पढ़ेंगे उसमें से ऑब्जेक्टिव निकल के आती, वही आपके लिए होती है। और वे अम्ल वर्षा का कारण बनते हैं, जिससे जल और मृदा संसाधनों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जीवाश्म ईंधन के जलने से धुआं और प्रदूषण फैलता है, जिस कारण कई तरह के श्वसन संबंधी रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं, फाइनली लगते हैं। इसी कारण जीवाश्म ईंधन जो है ना वो हम लोगों को नहीं ये जीवाश्म ईंधन जो है ना के कारण जो है ना हम इन सारी हानियों को, यानी कि इन सारी चीजों को हम लोग सामना कर पाते हैं। तो चाहिए कि हम जीवाश्म ईंधन से थोड़ा सा दूर रहें। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो मेरे भाई, यहां से जो है ना फिजिक्स में मैं आपको बता देता हूं, आपके एग्जाम में फिजिक्स में इसी तरीके के 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 8 क्वेश्चन में मात्र आपको 4 क्वेश्चन ही बनाना होगा, लेकिन मैंने आपको 8 में 8 बताया। ऐसे ही पूछा जाएगा जैसे मैं बता रहा हूं, ठीक है। ऐसे ही 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें 4 क्वेश्चन बनाना होगा। अब मुझे बताओ कि 8 क्वेश्चन में तुम्हें कितनी क्वेश्चन की जानकारी थी, है ना। मुझे चाहिए कि भाई अभी के समय में अगर मैं आपको करा रहा हूं तो लगभग 8 में 8 करने की कोशिश करो कि मैं 8 में 8 बना पाता हूं, या 8 में यदि 7 भी है तो समझो कि तुम्हारी पढ़ाई बहुत तगड़ी है। मतलब इसका मतलब नहीं मंटू सर पढ़ाई कर दिया कि तुमने बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, या पढ़ाई है तो तुम छोड़ दो, ठीक है, ये भी गलत बात हो जाती है मेरे दोस्त। इससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, सॉरी सब्जेक्टिव बोल रहा है, मतलब दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन। सब्जेक्टिव में दीर्घ उत्तरीय पूछा जाएगा। ये आपका दीर्घ उत्तरीय के पार्ट स्टार्ट हो रही है। मैंने कहा है कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों का दोनों आपको मैं फॉर्मेट जो है ना वो बताने वाला हूं, तो आपको बिल्कुल निश्चिंत होकर के, बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल अच्छे तरीके से इसे सीखना होगा। यहां पे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, ध्यान से देखना, बहुत ही सुंदर। और ये जो क्वेश्चन होगा फिजिक्स का, ये ध्यान रखना मेरे भाई, फिजिक्स का जो क्वेश्चन होगा वो 6 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा ये बात याद करना। फिजिक्स का यदि सॉल्व करोगे तो 6 मार्क्स का होगा, केमिस्ट्री का सॉल्व करोगे तो 5 नंबर मिलेगा, और जीव विज्ञान का सॉल्व करोगे यानी कि बायोलॉजी का तो सिर्फ 5 नंबर ही मिलेगा। लेकिन फिजिक्स एक ऐसा है जिससे 6 नंबर मिलेगा, लेकिन इसमें पूछा भी ज्यादा जाता है ना। अब ऐसा नहीं है 6 नंबर है तो थोड़ा कम पूछा जाता है, लेकिन बहुत अच्छी चीजें पूछी जाती है। जैसे ये क्वेश्चन इस वर्ष के पेपर में मुझे ऐसा लग रहा है 100 में 100% कि पूछा जाएगा, और पूछा ही जाएगा, क्योंकि जितने क्वेश्चन लेके आ रहे हैं वो वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाए। कह रहे कि दीर्घ दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके क्या कारण है, इसका संशोधन की विधि का सचित्र जो है वो वर्णन कर दीजिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आपको क्या क्या लिखना है, सबसे पहले कह रहे हैं कि दृष्टि दोष क्या है ये बताना है, इसके क्या कारण है ये बताना है, इसका संशोधन कैसे किया जाता है, इसका वर्णन करिए, और वो भी आपका सचित्र वर्णन करिए। सचित्र वर्णन यानी कि चित्र बना करके समझाइए। अब चित्र बना करके जब सबको समझानी है तो ये चित्र भी आपको मैंने लेकर के आया है, लेकिन ये चित्र आपको किससे बनाना है, पेंसिल से बनाना है। एक बार मुझे बता दो सेशन में मजा आ रहा है तो प्लीज बने रहना, और एक बार शेयर कर देना दबा करके अपने दोस्तों साथियों में। और आपके लिए अच्छी अच्छी चीजें, अच्छी अच्छी नई पहल लेकर के आ रहे हैं। जो क्वेश्चन लेके आएंगे वो टकराने वाला क्वेश्चन होगा, लड़ने वाला क्वेश्चन होगा, फालतू का कोई भी चीज नहीं होगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे, समझेंगे कि आखिरकार दृष्टि दोष क्या है, उसके बारे में क्या लिखोगे। आपको लिखना होगा कि दीर्घ दृष्टि दोष ऐसा दृष्टि दोष है जिसमें दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। अब यहाँ पे 2-3 चीजें समझना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका नाम है दीर्घ। दीर्घ मतलब दूर, दृष्टि मतलब कि आंख, और दोष मतलब उसमें दोष। यदि किसी को दूर दोष बन जाए, यानी कि दूर दृष्टि दोष बन जाए, आंखों में दीर्घ दृष्टि दोष बन जाए, तो उसमें क्या होगा। तो देखो, जिसको दीर्घ दृष्टि बनेगा तो उसमें दीर्घ यानी कि दूर वाली जो है ना, तो वह दिखाई देगा साफ, लेकिन निकट का दिखाई नहीं देगा। वही चीज कह रहा है कि जिसमें दीर्घ दृष्टि दोष वह है जिसमें दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। दूर दृष्टि दोष में आंखों के लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, जिससे आंखों की अभिसारी क्षमता कम हो जाती है। अब यहां से जितने पॉइंट है उतने पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार पूछा जाता है कि दीर्घ दृष्टि दोष
जो है उसमें कहाँ की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, तो कहोगे दीर्घ दृष्टि दोष में दूर की ही वस्तु साफ साफ दिखाई देती है। निकट दृष्टि दोष में कहाँ की वस्तु साफ दिखाई देती है, तो निकट की ही, और दूर की नहीं होती है। लेकिन इसमें क्या है, दीर्घ की स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन निकट की स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। यदि मैं पूछूं कि दीर्घ दृष्टि दोष की ये जो दूरी होती है वो सामान्यतः वो क्या होती है, तो अनंत होती है। निकट दृष्टि, ये निकट बोल रहे हैं, सॉरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, याद करना, ठीक है। निकट दृष्टि दोष स्पष्ट नहीं दिखाई पाता है, सॉरी, दीर्घ दृष्टि दोष में आंखों की लेंस की जो फोकस दूरी है वो क्या हो जाती है सर, बढ़ जाती है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि दूर दृष्टि दोष में आंखों की लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाती है, ऑप्शन हट जाता है, बढ़ जाती है, समान रहता है, इनमें से कोई नहीं। क्या कहोगे कि बढ़ जाती है। इसमें आंखों की अभिसारी क्षमता कम हो जाती है। ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है या पूछता ही है कि आंखों की अभिसारी क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। किसमें, दीर्घ दृष्टि दोष में, यानी कि दूर दृष्टि दोष में कम हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, समान रहते हैं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे समान इंतरित की चित्र जो है लगभग आप इस तरीके से बना सकते हो, लेकिन जो भी बनाना होगा आपको वो पेंसिल से ही बनाना होगा, ठीक है। समझ रहे हो। अब मैं हंस क्यों रहा हूँ, क्योंकि मुझे खुद चित्र बनाना नहीं आता है ना, कि भाई बना लेता हूँ यार, पेंसिल प्रकार होता थोड़ा बहुत तो मैं बना ही लेता हूँ, तो तुमको भी थोड़ा बहुत इस तरीके से बना लेना होगा। मैं PDF दे दूंगा, तुम टेंशन मत लो। आगे, इस दोष के उत्पन्न होने के क्या क्या कारण है, क्या क्या रीजन है। अब रीजन भी पूछा था तो ध्यान से समझना। पहला, फोकस दूरी का बढ़ जाना, और दूसरा नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। जो नेत्र गोलक है उसका छोटा हो जाना और फोकस दूरी का बढ़ जाना इस दोष का जो है ना वो रीजन होता है, इस दोष का कारण बन जाता है। इसका चित्र भी पूछता है कि भाई बना दो, तो इसका भी चित्र जो है ना दोषयुक्त जो है ना, यानी कि जब दोष बन हो गया है तब कैसा हो जाता है, वो चीजें यहाँ पे इस तरीके से आपको दिखानी होगी। इसमें और भी पूछा गया था इसका निवारण क्या है, यानी कि किस तरीके से इसका समाधान है, यानी कि इसका समाधान क्या है। तो आपका लिखना होगा कि इसे दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी की उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी आपसे कोई पूछे कि दूर दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो आप कहोगे कि उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसमें आने वाली प्रकाश किरणें रेटिना पर फोकस होती है और प्रतिबिंब का निर्माण कर देती है, प्रतिबिंब का निर्माण होती है। और इस तरीके से आप लोगों का ये इस तरीके से चित्र बनाना होगा, और ये दृष्टि दोष संशोधन का ये चित्र इस तरीके से होगा, और इस तरीके से आप इसे आसानी से बना सकते हो। डन है। तो तुम लोगों को ये चीजें सीख लेनी है भाई, और इतनी चीजें जब आपसे पूछा जाएगा तो जाकर के आपको 6 नंबर दिया जाता है, अन्यथा ऐसे ही 6 नंबर नहीं दिया जाता है। डन है, समझ गए होगे। आगे बढ़ते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन तो आपने जाना, दूसरा क्वेश्चन और क्या है ध्यान से समझना। अब 2 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन कह दिया गया कि किसी लेंस के आवर्धन से आप क्या समझते हैं, और इसमें बी करके पूछ दिया गया कि किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी यदि 15 सेंटीमीटर है तो बिंब को लेंस से कितनी दूर रखें कि इसके द्वारा बने बिंब का बिंब का लेंस 10 सेंटीमीटर दूर प्रतिबिंब बने। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जब लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऐसे ही आपको 5-6 नंबर नहीं दे दिया जाता है, आपको उसके लिए 2-3 कंडीशन करके यानी कि कुछ लंबा लिखना पड़ता है, यानी कि लगभग 1.5-2 पेज में आपको लिखना होगा। अब क्या क्या, जैसे इसमें देखो 2 चीज ही पूछ दिया। यदि सिर्फ इतना पूछ देता कि किसी लेंस के आवर्धन से आप क्या समझते हैं, तो आप तो इतने ही देर में आंसर कर देते, तो ये तो 2 नंबर वाला हो गया। लेकिन आपको 6 नंबर देना है, तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन में रोचक तत्व आना चाहिए, तो इसलिए इसमें खंड वन में यानी कि बी नंबर देकर के एक और क्वेश्चन पूछ दिया। एक एक क्वेश्चन को जानेंगे हम लोग मेरे भाई। सबसे पहले हम जानेंगे पहले यानी कि ए नंबर वाले को। लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत प्रतिबिंब की लंबाई h डैश जो भी हो और वस्तु की लंबाई h के अनुपात को ही आवर्धन कहते हैं। यानी कि सीधी सी बात में मैं समझाऊं तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही आवर्धन कहा जाता है। यानी कि आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई होती है। यानी कि आप कह सकते हो कि m बराबर हो जाएगी वो h डैश जो माने थे h, और यहाँ हो जाएगा h। इस तरीके से ये आपका हो जाएगा। डन है। प्रॉपर में यहाँ पे लिखा हुआ हूँ, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है, ये आप दिख रहे होगे आपको। डन है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अब जिसमें दूसरा क्वेश्चन जो है ना वो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, उस क्वेश्चन को हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी मैं कर देता हूँ ताकि नीचे वाली चीज देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था कि किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, बिंब के लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस 10 सेंटीमीटर दूर पर प्रतिबिंब बने, यानी कि प्रतिबिंब बनाए। तो सबसे पहले जो दिया है उसे लिखेंगे। मैथ में आपको पढ़ाते हैं सबसे पहले लिखो कि दिया है कि, है ना, तो देखो यहाँ पे भी लिखना होगा तुम्हें। दिया है कि लेंस की फोकस दूरी f बराबर -15 सेंटीमीटर, ठीक है। आप कहोगे सर सॉरी यार माफ करना मेरे दोस्त, कहोगे कि सर इसमें तो 15 सेंटीमीटर आपने माइनस में लिख दिया। बिल्कुल,
आप यहाँ पे समझना मेरे भाई, यहाँ पे देखो अवतल लेंस दिया गया, तो अवतल लेंस में हमेशा माइनस होता है, तो हम इसलिए -15 सेंटीमीटर लिखेंगे। प्रतिबिंब की दूरी जो है ना v बराबर 10 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे वस्तु की दूरी पूछ रहा है, यानी कि u पूछ रहा है। इस पूरे क्वेश्चन को जब पढ़ोगे तो पता चलेगा कि यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी दे दिया, लेकिन वस्तु की यानी कि बिंब की दूरी पूछ रहा है कि कहाँ होनी चाहिए। इसमें हम लेंस का सूत्र लगाएंगे। लेंस का सूत्र जो होता है वो क्या होता है, आप कहोगे लेंस का सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u बराबर होता है 1/f होता है, यही होता है। यस, अब क्या करेंगे, बारी बारी से इसमें मान हम रखेंगे। जैसे 1/v का मान तो 1 और v का मान जो है ना माइनस, यहाँ पे 10 है तो -10 इसमें भी होगा, क्योंकि ये अवतल लेंस की बात कर रहा है इसलिए -10 लगाया गया। बाद में कंफ्यूज मत होना, माइनस तो माइनस, ये 1/u तो 1/u, 1/f का जगह -15 है तो -15 यहाँ पे रख दिया गया। सोल्यूशन करेंगे, ये -1/1 को -1/u को -1/u रहने देंगे, और ये जो 1/-15 है वैसे ही कर देंगे, और ये वाली भाग को क्या करेंगे हम यहाँ से पक्षांतित कर देंगे। सही बात है, ये वाली भाग को हमने पक्षांतित कर देंगे। जब इसको भिन्न वगैरह बनाएंगे है ना, तो क्या होगा, वो माइनस का प्लस में बदल जाएगा, और -1/u बराबर हो जाएगा -1/15 प्लस का 1/10 बन जाएगा, यानी कि प्लस में बन जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। जब इसे फिर सोल्यूशन करोगे, यानी कि भिन्न का जोड़ और घटाव बनाओगे, आपको ये भी तो पता है ना कि जोड़ घटाव भी नहीं पता है, तो -1/u तो -1/u, या 10 और 15 का एलसीएम करोगे तो 30 आएगा, 30 से क्या जाएगा 15 दूनी 30, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 10 या 30 यहाँ पे 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -1/u बराबर 1/30, ये माइनस अब इधर चला जाएगा, यानी कि ये u बराबर हो जाएगा -30। डन है, ये भिन्न का जोड़ है। इसमें आप u मैथ पढ़ते हुए मेरे से यार कहोगे भिन्न का जोड़ नहीं आता, बड़ी मार मारेंगे तुमको, समझ रहे हो। अतः वस्तु की दूरी फोकस दूरी से क्या हो जाएगी सर, दुगुनी हो जाएगी। अब अगर आप देख रहे हो तो इसकी फोकस दूरी कितनी थी, 15 थी, अब 15 से कितना हो जाएगा सर, ये 30 हो जा रहा है, तो ये दुगुनी हो जा रही है। तो इस तरीके से जैसे ही बनाओगे आपके पूरे के पूरे 6 अंक आपको दे दिए जाएंगे। अब हम बात करेंगे केमिस्ट्री से, यानी कि रसायन विज्ञान का क्वेश्चन किस प्रकार से रहता है। तो यहाँ पे हम रसायन विज्ञान के सबसे पहले लघुत्तरीय क्वेश्चन बात करेंगे यहाँ पे, और ये आपका पार्ट जो है ना, आपका समझो कि साइंस का पार्ट आपका 1 चल रहा है आज, और ये 11 नंबर से ही पूछा जाएगा आपके एग्जाम में भी। 11 नंबर पे ही रासायनिक शास्त्र का पहला क्वेश्चन होगा। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, ध्यान से समझोगे अगर इसको, तो कह रहा है कि उष्मा क्षेपी है, वो उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर के समझा दीजिए। कह रहा है कि उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर के समझाइए। तो सबसे पहले आप टॉपिक लिखोगे कि उष्माक्षेपी अभिक्रिया, लिखोगे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है, यानी कि उष्मा बाहर निकलता है, उसे हम लोग कहते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया। डन है। जैसे ये यहाँ पे कार्बन प्लस ऑक्सीजन जब आपस में मिल रहा है तो क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, और यहाँ पे जो है ना जो लगभग 94.0 यानी कि 94 कैलोरी जो है ना, किलो जो है ना कैलोरी यानी कि ऊर्जा जो है ना ये मुक्त कर रहा है। ये क्या कर रहा है, मुक्त कर रहा है। तो ये आपका उष्माक्षेपी हो जाएगा। उष्माक्षेपी के मतलब ये होता है कि जो उष्मा ऊर्जा को बाहर करे, और इसका डिफिनीशन तो आपको अक्सर पता होगा। उष्माशोषी के बारे में यदि हम बात करते हैं तो वैसा आपका क्या नाम है, अभिक्रिया जिसमें बाहर से उष्मा दी जाती है उससे उष्माशोषी कहा जाता है। नाम से ही पता चल रहा है ना। तो जिसमें उष्मा का वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवशोषण होता है उसे हम उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहां से जब तक हम यहाँ पे नहीं देंगे उष्मा तब तक ये चीजें नहीं टूटेंगी, इसलिए ये क्या हो जाएगा, उष्माशोषी अभिक्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि बढ़ेंगे, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही वीवीआई का हो तो वीवीआई, और ये 100% मैं आज फिर कह रहा हूँ कि आउट कर रहा हूँ क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम में 100% रहेगा। सिर्फ यहाँ पे चीजें चेंज करके पूछे जा सकते हो, ये पूछे जाएंगी। एक बार सेशन को शेयर कर दो, और नहीं तो एग्जैक्ट भी पूछा जा सकता है, कोई लिमिट नहीं होती है। इसमें थोड़ी सी चेंज भी हो सकता है या फिर एग्जैक्ट भी आ सकता है, क्योंकि ये इस तरीके का क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित को संतुलित करिए। आपको भी बताया कि संतुलित करने वाला क्वेश्चन आता है। पहला कि Na+H2O, और इसे संतुलित करिए। ये जो बनेगा, ये बनेगा तो क्या बनेगा आपको ये बताओ, और ये बनेगा N2+H2, ये जो बनेगा तो क्या बनेगा। तो यहाँ पे प्रॉपर ये जो है ना वो स्ट्रक्चर यहाँ पे तुम्हें लिख के देगा, हालांकि उत्पाद भी तुम्हें देगा, यहाँ पे छूट गया है लिखना, ठीक है। यहाँ पे मान लो कि NaOH+H दे दे इस तरीके से, और ये आपका दे दे NH दे दे केवल, ठीक है, NH3 दे दे केवल, ठीक है। तो इसे संतुलित कैसे करोगे, अब आप देखोगे भाई इस तरीके दे, मान लो कि छूटा हुआ है तो मैं लिख देता हूँ ऐसे ही करके ब्लैक पेन से, ताकि वो सुटेबल दिखे भी। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन कह दे भाई NaOH, अब प्लस का ये कह दे तुम्हारे H2, और ये कह दे आपका NH3, और इसे कह दे संतुलित करना है। तो तुम संतुलित कैसे करोगे, संतुलित करने का मतलब होता है कि दोनों तरफ के तत्वों की परमाणु संख्या आपस में बराबर होनी चाहिए।
इसमें देखोगे Na क्या है सर 1 है, इसमें कितना है सर 1 है, इसमें हाइड्रोजन कितना है 2 है, लेकिन इसमें क्या है हाइड्रोजन सिर्फ 1 है, तो इसको क्या करोगे यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करोगे। सही बात है, यस। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन तो 2 हो गया और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो 2 हो गया, ठीक है। ये सोडियम सॉरी Na जो है था सोडियम वो 2 हो गया, तो फिर आपको इसमें भी 2 करना होगा, इसलिए मैंने यहाँ 2 कर दिया। सही बात है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो गया, तो यहाँ क्या ऑक्सीजन 2 है नहीं है, तो यहाँ पे भी तुम्हें 2 करना होगा। जैसे ही 2 करेंगे तो हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4। तो क्या करेंगे देखेंगे तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 4 हो गया, बस आपका संतुलित हो गया। सीधी सी बात है, वही तो इसमें लिखा गया है 2NaOH प्लस H2 और इधर 2Na प्लस 2H2O, जो कि मैंने अभी आपको यहाँ पे इस तरीके से समझाया। अगर ये पार्ट यदि तुम्हें समझ में नहीं आया होगा तो मैं यहाँ पे इस तरीके से समझाना चाहूंगा, आपको यहाँ पे ध्यान से समझना। मान लो कि एक आपका Na प्लस H2O दिया गया है, ठीक है, और ये उत्पाद जो है बना रहा है NaOH बना रहा है, ठीक है, अब प्लस यहाँ पे H2 बना रहा है, कह रहा है कि मुझे संतुलित कर दीजिए, ठीक है। तो ध्यान से समझना, इधर Na 1 है, इधर भी अभी तक 1 है, लेकिन संतुलित करने के लिए मैं सबसे आसान तरीका यही मानता हूं कि सबसे पहले देखो कि इनमें सबसे बड़ा कौन सा है। तो बड़ा देखोगे तो क्या दिख रहा है कि भी बड़ा इसमें 2 है, तो इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन कितनी है, इधर हाइड्रोजन कितनी है 2, और एक ये 3 है, और इधर कितनी है 2 है। तो सबसे पहले जैसे इसे संतुलित करोगे सारा एग्जैक्ट संतुलित होना शुरू हो जाएगा। जैसे मान लो कि ये 2 ये 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं 2 लगा देता हूँ, तो 2 हाइड्रोजन ये और 2 हाइड्रोजन कितना हो गया 4, तो इसको भी 4 करना होगा तो 2 लगा दूंगा, 2 दूना 4 हो गया, यस। जब ये 2 दूना 4 हो गया तो ऑक्सीजन कितना हो गया अब 2 हो गया, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया 4 हो गया। लेकिन यहाँ पे देखोगे अब Na भी 2 बन गया, तो फिर Na में 2 लगा दो, बस बन गया, संतुलित हो गया। एकदम अच्छे से लॉजिक तरीका है। जैसे मान लो कि दूसरा वाला है, ये पहला हो गया, ये तुम्हारी दूसरी हो गई, दूसरी है मेरे भाई N2 प्लस का H2 से जो है वो बन रहा है क्या NH3 बन रहा है, और इसे संतुलित करना है। अब आप देखोगे तो इसमें सबसे पहले चेक किया जाता है सबसे बड़ा क्या है, तो हाइड्रोजन इसमें 3, इसमें कितना है मात्र 2 है, 3 तो इसको करना, या तो इसको 3 करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा, ये भी बढ़ जाए भी बढ़ जाए। और यहाँ क्या है नाइट्रोजन 2 है, इसमें क्या है सर 1 भी नहीं है, ऐसा 1 भी नहीं मतलब 1 है, 1 भी नहीं का मतलब 1 है यहाँ पे, तो यहाँ से 2 कर दो, तो 2 तो ये बन गया, तो 3 दूनी अब 6 हो गया, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन अब 6 करना होगा, तो 3 से गुणा कर दो, 3 दूनी अभी 6 हो गया, बस बन गया। सीधी सी बात है, वही पार्ट जो है ना तुमको यहाँ पे दर्शाई गई है, वही पार्ट यहाँ पे लिखी गई है, अगर तुम आसानी से देखोगे तो। इस तरीके से इसमें समय इसलिए दिए क्योंकि आपके 3 नंबर से 4 नंबर आपके बन जाने वाले हैं, 1 से 2 ऑब्जेक्टिव भी पूछ देगा और 2 सब्जेक्टिव भी पूछ देगा। अगला क्वेश्चन, अगला मेरे भाई यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि बेकिंग सोडा के 2 उपयोग को लिख दीजिए। ये क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में आता है, मैं थोड़ा सा इसे छोटा करना चाहूंगा, ठीक है, ताकि आपको दिखे, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, बेकिंग सोडा का उपयोग यहां पे कुछ होगा, कुछ खाद्य पदार्थों को पकाने के लिए भी किया जाता है, जैसे पुआ गुलगुला खाए हो उसमें जो है ना वो बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है, ये बात आपको ध्यान करके रखनी है। अगला है कि हवाइयों में एक मृदुल और गैर संरक्षक द्वारा होने के नाते बेकिंग सोडा दवाओं का उपयोग भी किया जाता है। तो आप ये 2 उपयोग जो है ना आप लिख सकते हो सारी से बेकिंग सोडा के बारे में। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, थोड़ा सा मैं इसे छोटा करना चाहूंगा, और ये क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है और इस साल भी आपके एग्जाम में ये पूछा ही जा सकता है। क्वेश्चन है कि पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखे जाने चाहिए। अक्सर आप देखते होंगे आपके घर में जो कि खट्टे पदार्थ होंगे या फिर दही होंगे, तो आपके मम्मी आपके घर वाले जो है ना वो एक कहते होंगे भाई पीतल के बर्तन आजकल तो किसी के घर जल्दी है तो रख दिया गया है, और नहीं तो अगर है तो उसमें बोला जाता है मत रखना। ऐसा क्यों? तो लिखना आपका आंसर कि पीतल एवं तांबे के खट्टे पदार्थ इसलिए नहीं रखना चाहिए, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में खट्टे पदार्थ इसलिए नहीं रखना चाहिए क्योंकि बर्तन में क्योंकि दही एवं खट्टे पदार्थों में अम्ल होता है। भाई खट्टे है तो उसमें अम्ल होता है, दही में कौन सा अम्ल होता है जल्दी बताओ कमेंट करके। कहना सर लैक्टिक अम्ल होता है, तथा अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हानिकारक लवण एवं हाइड्रोजन गैस बना जाते हैं। अब ऐसा क्या होगा जब आपका उसमें अम्ल होगा और अम्ल क्या करेगा धातु से अभिक्रिया कर लेगा, वो धातु है वो और धातु से अभिक्रिया कर लेगा, तो जैसे करेगा तो क्या बना देगा हानिकारक लवण बनाएगा। लवण तो बनाएगा, खाने वाला नमक बनाएगा नहीं, ये लवण बनाएगा लेकिन हानिकारक लवण बना देगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा, जिससे हमें हानि हो सकती है। हानि से बचाने के लिए पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं रखना चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर के बात यह है कि उसमें
खराब ना हो और वो विषैला चीज ना बना पाए, इसलिए उसे नहीं रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि गर्म जल के टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात का नहीं होता है, इसका रीजन क्या है? क्या है भाई? तो आप समझना कि गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है क्योंकि तांबा गर्म जल के साथ किसी भी स्थिति में अभिक्रिया नहीं कर सकता है, परंतु लोहा अर्थात इस्पात भाप के साथ अभिक्रिया कर ऑक्साइड बनाकर हाइड्रोजन गैस बना देती है, इसलिए गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है लेकिन इस्पात का उपयोग इसमें नहीं किया जाता है। इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो आप हूबहू आप इसे एग्जैक्ट जाकर के लिख दोगे। मैं इसका पीडीएफ जब दे दूंगा तो उसे रट लेना, निकलवा लेना, जो करना है करके पढ़ना भाई, पढ़ के जाना, मिस मत करना मेरे भाई, नहीं तो समस्याएं और दिक्कत आपके साथ आना हमेशा बनी रहेंगी। कह रहे कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन के इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना क्या होंगी, उसे आप लिख दीजिए। इलेक्ट्रॉनिक बिंदु और इसकी संरचना क्या होगी इसके बारे में आएगा। किसकी किसकी कह रहा है सर? कार्बन डाइऑक्साइड और कह रहा है मीथेन। मीथेन का मतलब होता है सर CH4। क्या होता है मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, ध्यान से समझना। मीथेन का मतलब हो गया यहाँ पे CH4। अब CH जो 4 है ना, तो हाइड्रोजन के 4 यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो ये क्या करेगा इस तरीके से बनाएगा। मैं इसे कहाँ बना दूं, हालांकि ये बना हुआ है, जैसे मान लो कि ये कार्बन है, ठीक है, तो कार्बन के यहाँ पे क्या 2 अणु, यहाँ पे 2 अणु, यहाँ पे आपके क्या हो जाएगा 2 अणु बन जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पे भी इसके हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पे भी इसके हाइड्रोजन हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। इस सबके 2 अणु जो होंगे वो आपस में मिल करके क्या करेंगे, या फटाफट से क्या करेंगे, इस तरीके से बना करके ये 8 पूरा कर लेंगे ऐसे, ठीक है, ये 8 ऐसे पूरा कर लेंगे, जो कि इस चित्र में आपको दर्शाया गया है, ठीक है। 2 2 4 2 6 2 8, फिर ये बनेगा तो 2 2 4 2 6 2 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेते हैं। जो बच्चे अगर इसको नहीं मतलब जो नहीं पढ़े होंगे इसके बारे में, जो नए अभी स्टार्टिंग किए होंगे, तो उन्हें कभी भी समझ में नहीं आएगा। मेरे को दोष मत देना कि मंटू सर कैसे समझा दियो यार, इसे समझ में नहीं आ रही है, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। जो अंदर डीप में नहीं गया है इसके बारे में एग्जैक्ट में बात करता हूँ, तब तक मैं ऐसे कह रहा हूं तो तुम्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो मैं इसमें ज्यादा जो है ना घुसने की भी कोशिश नहीं करता हूं। मैं कहता हूं ऐसी पार्ट को तुम्हारे एग्जाम में 8 क्वेश्चन तो आएगा, उसमें से 4 ही बनाना है, तो ऐसी पार्ट को यदि तुम नहीं समझे हो तो स्किप कर देना, और समझे हो तो बनाना जरूर, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा टीचर जो है इंप्रेस होते हैं, समझ रहे हो। तो इन टाइप के क्वेश्चन जरूर बनाना। ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड का है ना, और इस तरीके से बनाता है। मैं एग्जैक्ट इस 2 क्वेश्चन के माध्यम से तुम्हें बना नहीं सकता हूं, सिर्फ बता सकता हूं कि इसका बनेगा ऐसे, है ना, यानी कि इस तरीके से मीथेन का और इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का बना हुआ और बनेगा। हमें सिखाने के पर्पज से जाऊं तो मैं सारी चीज सिखाना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, ये क्या है, वो क्या है, तो वो चीजें भाई स्किप करो, और चीजें जो है ना बेहतर, क्योंकि पेपर में अब समय नहीं है, पेपर देने जाने वाले हो, और अभी सीखने के चक्कर में रहोगे फिर गड़बड़ हो जाएगा। उससे अच्छा है कि जो चीजें आप समझ पा रहे हो उससे आप देख लो, समझ लो, पढ़ लो, क्योंकि उससे तुम्हारी काम बहुत अच्छा चल जाने वाली है। 1-2 पॉइंट अगर तुम्हें पूरे चैप्टर्स में या पूरे बुक में यदि 1-2 पॉइंट अगर तुम्हें क्लियर नहीं होती है तो चलता है, ठीक है। अगला 17 नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,7 है। इस तत्व की परमाणु संख्या एवं संकेत क्या है, इसे बता दीजिए। अब ध्यान से समझना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितनी है, 2,8,7 है, तो कितनी हो जाएंगे 2 और 8 कितना हो जाएगा 10, और 10 7 17। अब 17 वाला देखो कि 17 परमाणु संख्या किसकी होती है। इस तत्व की परमाणु संख्या 17 है, इसका संकेत क्या हो जाएगी सर, कितनी हो जाएगी सर, Cl हो जाएगी, क्योंकि Cl की परमाणु संख्या ही 17 होती है, और यहाँ पे जोड़ रहे हो तो कितना हो जा रहा है सर, 17 हो जा रही है, ठीक है। चलिए यहां तक समझ गए आप, तो ये आपको ये लिख देना होगा, आपको यहाँ पे आसानी से 2 नंबर मिल जाएगा, बस यही पूछा जा रहा है। बहुत ईजी है भाई, आसानी से कर दोगे, बिना मतलब का तुम डरते हो यार। कह रहा है कि किण्वन की क्रिया क्या है, इसमें कौन सी गैस निकलती है। किण्वन की क्रिया क्या है, तो उसे समझना मेरे भाई कि किण्वन एक प्रकार का अनाक्षी श्वसन है, जिसमें सूक्ष्म जीवों द्वारा जटिल कार्बनिक पदार्थों का सरल यौगिकों में विघटित होता है। किण्वन की प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि गैस जो है वो निकलती है। सही बात है। तो यहाँ पे यदि पूछ रहा है कि किण्वन क्या है, तो आप लिखोगे किण्वन एक प्रकार का अनाक्षी श्वसन है, जिसमें सूक्ष्म द्वारा जटिल कार्बनिक पदार्थों का सरल यौगिकों में विघटन होता है। और किण्वन से किस प्रकार कौन सी गैस निकलती है, तो कहना सर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि किण्वन से कौन सी गैस निकलती है, तो कहना है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अब आता है यहां से स्टार्टिंग होती है आपकी दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन की। 19 नंबर क्वेश्चन और 20 नंबर क्वेश्चन। 19 और 20 नंबर क्वेश्चन जो होगा वो आपका क्या स्टार्ट होगा, तो आपका होगा केमिस्ट्री का दीर्घ क्वेश्चन यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन की यदि बात करते हैं कि भाई लॉन्ग क्वेश्चन क्या है, उसे समझते हैं। सबसे पहला कह रहा है कि विरंजक चूर्ण कैसे बनाया जाता है, अभिक्रिया का समीकरण लिखें, विरंजक चूर्ण के उपयोग को बता दीजिए। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको लिखना होगा सबसे पहले इसका सूत्र। तो विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, CaOCl2 होता है। क्या होता है,
क्या होता है, CaOCl2 होता है। डन है। इसका रासायनिक नाम क्या है, तो लिखना है कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है। इसके बनाने की विधि पूछ रहा था, तो आप लिखो कि शुष्क बुझे हुए चूने से, जब शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। यानी कि इस तरीके से CaOH के होल ट्वाइस पर जब क्लोरीन गैस को प्रवाहित किया जाता है तो इस तरीके से CaOCl2 प्लस H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस जो है क्या होता है सर बाहर निकल जाता है। तो जैसे ही आएगा आपको इतना ये लिखना होगा, आगे इसका भौतिक गुण भी लिखना होगा क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है। भौतिक गुण में क्या होता है कि यह पीले रंग का चूने पदार्थ होता है, यह जल में विलेय होता है, इसे सूंघने पर इसमें क्लोरीन जैसे गंध आती है। कैसी गंध आएंगी, क्लोरीन जैसे गंध आती है। डन है। विरंजक चूर्ण के रासायनिक गुण की बात करते हैं, जिसके भौतिक रासायनिक गुण भी लिखना होगा आपको। तो क्या लिखोगे, सबसे पहले अम्ल के साथ अभिक्रिया। जब विरंजक चूर्ण की अभिक्रिया तनु अम्ल के साथ कराई जाती है तब यह क्लोरीन गैस उत्पादन करता है। जैसे कि CaOCl2 प्लस H2SO4 से जब यानी कि आपका अम्ल से अभिक्रिया कराई जाती है कि आपका अम्ल का क्या नाम है, सल्फ्यूरिक अम्ल। अब ये जब अभिक्रिया करती है CaSO4 प्लस Cl2 प्लस H2 को बाहर करता है। दूसरा लिखोगे आप लोग ब्लीचिंग पाउडर जल के साथ अभिक्रिया करके नवजात ऑक्सीजन को मुक्त करता है, जिसका कार्य विरंजक क्रिया में किया जाता है। और इसका जो कार्य है कहाँ किया जाता है सर, विरंजक क्रिया में किया जाता है। तो ये इस तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। थोड़ी से लॉन्ग क्वेश्चन को समझने में तो दिक्कत हो सकती है, मुझे पता है, लेकिन 2 से 3 बार यदि तुम पढ़ लेते हो तो सारी समस्याएं जो है ना खत्म हो जाएंगी। विरंजक चूर्ण का उपयोग, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अवश्य पूछा जाएगा। ऐसे सब्जेक्टिव में भी 2 नंबर भी पूछ सकता है, केवल विरंजक का उपयोग। तो आपको याद करना होगा कि वस्त्र उद्योग में सूती कपड़ों के विरंजकों में किया जाता है। दूसरा लिखोगे पीने वाले पानी को रोग मुक्त करने के लिए विरंजक का प्रयोग किया जाता है। कागज उद्योग में भी विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। तो मुझे लग रहा है कि यहां तक आप जो है ना अभी तक समझ पाए हो। ठीक है, मुझे भी आता है कि 10 क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन बता करके एंड कर दूं, लेकिन मैं सोच रहा हूं नहीं, जिस तरीके से तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं यदि उस तरीके से बता रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि बच्चों जो है ना अभी से अवगत हो जाओगे, यानी कि आपको अभी से समझ में आ जाएगा कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन रहेंगे और क्या क्या रहेंगे, मुझे कैसे फाइंड करनी है, कैसे लिखना है। अगला इसी से यानी कि केमिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा 20 नंबर में, कहेगा कि रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं में विभेद कर दीजिए। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कह रहा है कि भाई साहब धातु के रासायनिक गुण के आधार पर, भौतिक गुण तो जानते हो है ना, आघातवर्धे होते हैं, तन्य होते हैं धातु, ये जानते हो, लेकिन रासायनिक गुण के आधार पर से करना है। तो लिखना पहला इस तरफ धातु और इस तरफ लिख देना अधातु, और बीच में ये जो है ना वो आप जो है ना एक लंबी सा सुंदर सा जो है ना लंबी सा सुंदर सा क्या कर दोगे, यहाँ पे डंडी जो है ना वैसे खींच दोगे यहाँ पे, समझ रहे हो। यस, ये कलर इसका हम चेंज कर देते हैं, ये कर दें, चलो जो भी है तुम लिख सकते हो। डन है। यहाँ पे इधर लिखोगे कि धातु के साथ क्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड बनाता है कौन, धातु। ठीक है, अधातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया क्या होता है भाई, अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, यानी कि अधातु अम्लीय ऑक्साइड बनाता है, धातु क्षारीय ऑक्साइड। ये जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं कौन, धातु, और ये जल के साथ क्रिया नहीं करते, यानी अधातु नहीं करता है। आगे जो है इसको थोड़ा सा मैं छोटा करना चाहूंगा। आगे जो है ना ये धातु क्रिया यानी कि क्रिया धातु अम्ल के साथ करके H2 को विस्थापित कर देता है, जबकि मेरे भाई जबकि ये धातु अम्ल के साथ कोई भी क्रिया नहीं करते हैं। तो इस तरीके से के रासायनिक गुणधर्म के आधार पे भी आप इसे फाइंड कर सकते हो और इसे आपको एग्जाम में इस तरीके से लिखा जा सकता है ना, यानी कि आपको लिखना होगा। मुझे लग रहा है यहां तक की जो क्वेश्चंस आपने देखा वो बहुत अच्छी थी, तो आपने समझा, जाना, परखा। अब हम बात करेंगे भाई साहब बायोलॉजी के क्वेश्चंस की। ठीक है, ये आपकी पूरे पर क्या है, अब बायोलॉजी के क्वेश्चन आएंगे और इस नंबर 21 नंबर क्वेश्चन से आपके पेपर में भी स्टार्ट होगा। डन। यदि मजा आ रहा है तो मुझे बता दो, फटाफट से थम्स अप कर दो, शेयर कर दो। क्लास में आते हो तो पूरी कंटिन्यू देख करके जाओ, देखिए बाबू आधा अधूरा देख के जाओगे तो बड़ी परेशानी हो जाएंगी आपको, है ना। अब मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा कि तुम आधा अधूरा ज्ञान ले पाए। कह रहे कि किण्वन क्या है, इसका क्या उपयोग है, इसके बारे में बात कर दीजिए। किण्वन के बारे में वो समझते हैं किण्वन क्या है। तो किण्वन एक जैव रासायनिक क्रिया है, इसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म सजीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिकों में विदारित होते हैं। किण्वन का उपयोग शराब के निर्माण में होता है तथा पावरोटी एवं बिस्कुट बनाने में भी इसका उपयोग जो है ना किया जाता है। किण्वन का, किसका उपयोग, किण्वन का, जो शराब हो गए, पावरोटी हो गए, बिस्कुट हो गए, इसमें इसका उपयोग किया जाता है। इसके उपयोग यदि पूछता है तो आप लिख सकते हो। किण्वन क्या है, तो किण्वन एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म जीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित किया जाता है, बांटा जाता है, उसे तोड़ा जाता है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है कि दौड़ते हुए खिलाड़ियों की मांसपेशियों में दर्द में ऐंठन क्या होता है। जैसे मान लो कि अगर तुमको हम बोल दें कि तुम सुबह सुबह उठ करके या फिर जो भी चीजें हैं आप उठ करके या फिर क्या कर दो, दौड़ लगा दो, एकदम तगड़ी वाली दौड़ लगा दो। जब दौड़ लगाओगे मेरे भाई तो ऐंठन लगने होगी, दर्द लगेगी, होने सारी चीजें हो जाएगी, ठीक है। जैसे मान लो कि अभी जो है ना वो समय काफ़ी ज़्यादा हो गया रात का, अब तो सुबह सब लोग उठने वाले हैं, तो मैं अब थोड़ी बहुत नींद लूँगा, अभी भी 2 घंटे 1 घंटे काम है। अब मेरी पैर जो है ना दर्द कर रही है पूरी तरीके से काम करते करते, है ना, हालत ख़राब हो जाती है यार। एग्ज़ाम आप लोग की होती है, मेहनत हमें जान लगाना पड़ता है, बट आप इसको बहुत कम ही बच्चे समझ पाते हैं, है ना, लेकिन हमारे बच्चे सब समझते हैं, ठीक है। चल लगातार बोलते बोलते यार मुँह जो है ना वो दुख गया है, क्योंकि काफ़ी सारी क्लासेस काफ़ी सारी चीज़ें हुई है आज और होती रहती है। लगातार दौड़ने से हमारे शरीर में ऊर्जा की खपत अधिक मात्रा में हो जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा ऊर्जा की खपत होती है जब दौड़ते हैं। तो इस दौरान ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है, जिसके कारण क्या है, जब दौड़ते हैं ना ऐसे करते हैं अर्थात ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। ऑक्सीजन के अभाव के कारण हमारी मांसपेशियों में पायरुवेट की लैक्टिक अम्ल का निर्माण नहीं हो पाता है। यह लैक्टिक अम्ल अधिक मात्रा में हमारे मांसपेशियों को संचित हो जाती है। इस कारण दौड़ते हुए खिलाड़ी के मांसपेशियों में दर्द या फिर ऐंठन होना स्टार्ट हो जाता है। या फिर आप भी दौड़ोगे तो आप में ऐंठन स्टार्ट हो जाएगा। अब क्यों हो जाएगा आपने बारे में इससे सीख लिया, समझ लिया। अब इसको 2 से 3 बार सिर्फ समझोगे तो मुझे लग रहा है कि आप आसानी से पेपर में जो है ना आप इसे बहुत ही सुंदर तरीके से जो है वो लिख करके आ सकते हो। डन। आगे कह रहे कि लाल रक्त कण कोशिका ऑक्सीजन वाहक है कैसे। जो लाल रक्त कण है वो ऑक्सीजन वाहक है कैसे, इसके बारे में बात करते हैं। तो लिखना, लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है भाई, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और वे प्रोटीन और लिपिड से बनी होती झिल्ली से ढकी रहती है। हीमोग्लोबिन एक आयतन युक्त प्रोटीन है जो रक्त को उसका रंग क्या कर देता है, रंग देता है। इसलिए लाल रक्त कोशिकाओं को ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वाहक माना जाता है। और ये जो है ना आपके पेपर में जब आएगा तो आपको कुछ इस प्रकार से बहुत ही सुंदर ढंग से आपको इसे लिखना होगा। आगे कह रहे कि जीवाश्म किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो क्या लिखोगे भाई, क्या आपको पता है, एक बार मुझे बता दो। और हाँ, अभी तक मैं नहीं बोल पाया, बहुत देर से पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जितने बच्चे नहीं सब्सक्राइब किए हैं कर दो यार, और शेयर कर दो, और लाइक तो करना बनता है यार। क्लास कैसी लगती है, क्या इस तरीके की क्लास कंटिन्यू आपको चाहिए तो मुझे बताओ। डेली सुबह 6 बजे और शाम में तो आपकी क्लास हम लाइव आपके लिए लेके आ ही रहे हैं, अच्छी अच्छी चीजें। कह रहे कि जीवाश्म प्राचीन कालीन जीवों के अवशेष जो प्राचीन काल में इस पृथ्वी पर निवास करते थे और वह बाद में विलुप्त हो गए, हमें भूपटल के चट्टानों में परिलक्षित मिलते हैं, इन्हें जीवाश्म कहते हैं, है ना। यानी कहने का मतलब हो गया कि जीवाश्म के बारे में बात करते हैं तो प्राचीन जीवों के अवशेष जो प्राचीन काल में इस पृथ्वी पर निवास करते थे, बहुत साल पहले, बहुत ज्यादा पुरानी बातें हैं जब वहां पे निवास करते हैं और बाद में विलुप्त हो गए, बाद में वो खत्म हो गए, तो उनकी जो हड्डियां उड्डियां मिलती है हमारे चट्टानों में, है ना, जो भी चीजें मिलती है उससे क्या है, वही आपका जीवाश्म कहे जाते हैं। सिंपल सी भाषा में अगर आप समझना चाहो तो ये समझ सकते हो, ठीक है। डन। अगला क्वेश्चन 25 नंबर कह रहा है कि अगर किसी परितंत्र के सारे मांसपेशियों को मांसाहारियों को नष्ट कर दिया जाए तो इसे पारितंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे मान लो कि ऐसा कह दिया जाए कि मांसाहारियों को हटा दो भाई, है ना, पारितंत्र से, यानी कि जो भी पर्यावरण है उसे हटा दो, तो क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि पारितंत्र के सारे मांसाहारियों को नष्ट कर दिया जाए तो शाकाहारी की जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हो जाएगी। भाई सही है, यानी कि जितने भी, अगर मान लो कि शेर को अगर कह दिया जाए कि तुम नहीं रहो जंगल में, तो हिरण तो ज्यादा हो जाएंगी ना, समझ रहे हो, और वे आहार का अधिक उपयोग करने लगेंगे। फिर तो भाई साहब पूरे जितने घास होंगे, जितने पेड़ पौधे होंगे, जो भी चीजें होंगी वो शाकाहारी जंतु वो चीज खा जाएंगे, खत्म हो जाएगा, जिससे भोजन के लिए आपस में युद्ध होने लगेंगे। और भाई वो कहेगा कि मैं खाऊंगा तो मैं खाऊंगा, है ना, और मांसाहारी तो है नहीं, उसको मार के खाने वाला तो कोई है ही नहीं, तो फिर हो गई समस्या। अब तो युद्ध होगा, लड़ाई होगा, इसके कारण वह भी नष्ट हो जाएगा। और उसके कारण क्या होगा भाई, अब खाना नहीं मिलेगा तो उसको लड़ेगा, मैं ही खा लेता, क्या होगा, लड़ाई होगा, वो भी खत्म हो जाएंगे। इस तरीके से क्या है, पूरी पारितंत्र जो है ना सब कुछ खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, समझ रहे हो। आगे क्वेश्चन है कि उत्पादक और उपभोक्ता में क्या अंतर है, इसके बारे में आप बता दीजिए। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से लिखना कि उत्पादक वे जीव है जो सूर्य के प्रकाश, मिट्टी और हवा से अपना भोजन एवं उत्पन्न करते हैं। उपभोक्ता वे जीव है जो अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अन्य जीवों पर क्या होते हैं, तो मेरे भाई निर्भर रहते हैं। कहने का मतलब समझ गए कि देखो उत्पादक वे होते हैं जो सूर्य के प्रकाश से, मिट्टी और जल से अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, है ना। और उपभोक्ता वे जीव हैं जो अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अन्य किस जीवों पर निर्भर रहते हैं, जैसे हम लोग हो गए, हम लोग किसी न किसी जीव पे, किसी न किसी पेड़ पौधे पे निर्भर हैं,
है ना। तो हम लोग आपका हाँ डन। आगे कह रहे निम्नलिखित जीवों में श्वसन अंगों के नाम बता दीजिए। अभी बहुत ही सिंपल है, सबको को पता होना चाहिए। कह रहा है कि मछली के श्वसन अंग क्या है, तो मछली के श्वसन अंग क्या है, गिल्स, और केचुआ का श्वसन अंग क्या है, तो कहना कि सर त्वचा है। 28 नंबर की सजीवों के मुख्य 4 लक्षण लिख दीजिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बड़ा सिंपल है, 7वीं क्लास 6ठी क्लास 5वीं क्लास में पढ़े होंगे कि सजीव के क्या क्या लक्षण होते हैं। तो श्वसन करना, उत्सर्जन करना, प्रजनन करना, वृद्धि करना, विकास करना, ये सभी के सभी क्या है, तो सजीवों के लक्षण होते हैं। अब आती है इसके लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि दीर्घ उत्तरीय जो है ना, जिससे आप कहते हो कि सर दीर्घ दीर्घ दीर्घ, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में सर बात करिए। तो भाई क्लिक हो जाओ यार, लॉन्ग क्वेश्चन। और आज की सेशन में जो मैंने आपको कह दिया लॉन्ग क्वेश्चन, ये तुम्हारी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे इस साल, ये हमारी कंफर्म है, गारंटी है, वायरल कर रहा है, ऐसा समझ लो, जो भी चीज कहना चाहते हो। कि नेफ्रॉन का चित्र बना दीजिए, और नेफ्रॉन का चित्र कुछ इस प्रकार से होता है, हालांकि आप पेंसिल से पेन से देख करके अच्छे से बनाना, ठीक है। मैंने आपको समझा दिया भाई क्या चीज़ें यहाँ पे है, यानी कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर हाल में तुम प्रैक्टिस करके जाना, मैं ऐसे कहोगे तो गेस भी कर देता हूँ। देखो नेफ्रॉन हो गया आपका, किसका किसका चित्र तुम्हें याद कर लेना इस वर्ष, आपका नेफ्रॉन हो गया, ठीक है। नेफ्रॉन के बाद से आपका दूसरा आप याद कर लेना सर न्यूरॉन हो गया, न्यूरॉन हो गया, आपका पुष्प वाला हो गया, पुष्प का अनुदैर्घ्य काट का, पुष्प का अनुदैर्घ्य काट का जो होता है। उसके बाद से आपका मानव मस्तिष्क हो गया, मानव पाचन तंत्र भी याद कर लो, पाचन तंत्र, ठीक है। उसके बाद से एक याद कर लेना भाई मादा जननांग, मादा जननांग, एक याद कर सकते हो नर जननांग, ठीक है। और एक आपका है मस्तिष्क का भी याद कर लेना, मस्तिष्क का, मस्तिष्क का थोड़े उर्दू में आज लिख रहे हैं हम, समझ रहे हो, बहुत रात हो गया यार, मन नहीं कर रहा है, क्या ही कर रहे हैं यार, तुम लोग का एग्जाम है, क्या ही करें, कितनी मेहनत करें तुम लोग के लिए बताओ। उसके बाद से एक होता है फेफड़ा वाला जो होता है ना, तो वो कर लेना प्लीज़, ये वाली कर लेना मेरे भाई, समझ जाओ, मैं उर्दू थोड़ा सा लिख देता हूँ आजकल, ठीक है। चलो आगे बढ़ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है, और यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना भाई। ये देखो इसकी एक्टिंग, ये कैसे डांस कर रहा है ना, चलो इसको अरे भाई मेरे ये डांस कर रहा है, ओहो, कह रहा है कि आज मैं आऊँगा नहीं इसमें, मैं भी कहूँगा तुम्हें डांस कराऊंगा आज, चलो आ जाओ। कह रहा है यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि हमें कोयला तथा पेट्रोलियम का उपयोग सावधानी पूर्वक क्यों करना चाहिए। अब देखो भाई, ये जो हमारी ईंधन है, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इसका उपयोग हमें सावधानी पूर्वक करना चाहिए, नहीं तो एक बार भाई कोयले के खान में आग लगा, यानी कि कोयला लाए हो लगा, तो भाई हो गया काम। या पेट्रोलियम है, उसका उपयोग और सावधानी से नहीं किया तो हो गया तुम्हारा काम। क्या क्या हो सकता है उसके बारे में समझेंगे। हमें कोयला एवं पेट्रोलियम का उपयोग सावधानी पूर्वक इसलिए करना चाहिए क्योंकि कोयला और पेट्रोलियम ऊर्जा के अनवीकरणीय संसाधन है, जिसका अधिक दोहन करने पर वो समाप्त हो सकता है। पहली चीज तो मैंने कहा कि भाई साहब अगर एक बार उसके सावधानी पूर्वक नहीं किए तो वो तो आपका एक बार लगे सारा का सारा खलास कर देगा। दूसरी चीज ये इसमें कहा जा रहा है कि भाई अगर हम सावधानी पूर्वक नहीं कर पा रहे हैं, यानी उसे अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो ये समाप्त भी हो सकता है ना। तो इसे हम लोग बहुत ही सावधानी पूर्वक, यानी कि कुछ मात्रा कम में करके हमको इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि यह नवीकरणीय संसाधन, इसलिए हम इन्हें दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। अब देखो नवीकरणीय संसाधन है, हम जब एक बार समाप्त हो जाएगा पृथ्वी से, तो फिर इसे प्राप्त करने में बहुत साल लग जाते, बहुत लाखों साल लग जाते हैं, फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए इसका उपयोग सोच समझ करके करें, तथा पेड़ पौधे और खाद्य सामग्री भी सोच समझ करके करें। जैसे मान लो पेड़ पौधे घर बनाने के चक्कर में सारी कट किया जा रहा है, पहले जैसा है, पहले बहुत ज्यादा आंधी आती थी, अब सुने होगे, बहुत ज्यादा आंधी आती थी, जब भी सुनो तो पता चलता कि पेड़ गिर जाने के कारण रोड जो है ना वो बाधित हो गया। लेकिन आजकल की वो सारी चीजें नहीं है, वो बहुत सारी चीजें खत्म हो गई, बहुत सारी चीज लोग खत्म करते जा रहे हैं, सोच समझ कर, ताकि पानी का उपयोग भविष्य में भी, और पानी का उपयोग है उससे भी बहुत सोच समझ कर करना चाहिए भाई की। लेकिन ठंडी के दिन है तो समझो कि अगर एक बाल्टी है तो 2 आदमी भी नहा सकता है, लेकिन गर्मी के दिन में पता चलता है कि भाई अगर एक बाल्टी की जगह 5 बाल्टी दे दिया जाता तभी कम पड़ता है, समझ रहे हो। तो इस तरीके का लोग यूज करते हैं। तो अब पानी का यूज कम करने के लिए तो भाई भगवान से ये कहना पड़ेगा भाई जितने समय हो मौसम जो है ना वो ठंडा रहे तो पानी बच सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो नहाते ही नहीं है, जैसे कि मैं हूँ, है ना, समझ सकते हो आप। परेशानियां का कह रहे किसी प्रकार का परेशानियों का सामना ना करना पड़े। कोयला और पेट्रोलियम पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं से बनते हैं, जिनमें कार्बन के अतिरिक्त हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर भी होते हैं। जब इन्हें जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, नाइट्रोजन
के ऑक्साइड तथा सल्फर के ऑक्साइड उत्पन्न होती है। अपर्याप्त वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड के स्थान पर मोनोडाइऑक्साइड की उत्पन्न होती है। यानी कि हम कुल मिलाकर के बात करते हैं तो जो कोयला होती है, पेट्रोलियम होती है, वो हमारे जीवन में इसका उपयोग बहुत ज्यादा है। जैसे कि जल हो गया, पेड़ पौधे हो गए, सबका उपयोग हमारे जीवन में बहुत ज्यादा है। लेकिन अत्यधिक मात्रा में और बिना मतलब का इसे हम यूज करते हैं तो आने वाले समय में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। जैसे कि हम आप बात करते हैं, अगर पानी की बात करते हैं तो हमारे समय में मैंने खुद देखा 5 से 7 साल पहले जो है ना, मैं जब तुम लोग के जैसे मैट्रिक में 9th 7 8 क्लास में मैं पढ़ता था, उस समय हम लोग के यहाँ जो नल जो चापाकल होती है वो जो गाड़ा जाता था वो 25 फीट पे अंदर पे शुद्ध पानी निकल जाता था। लेकिन आज 7 से 8 सालों के बाद से ऐसा हुआ कि 100 फीट पे डालने के बावजूद भी शुद्ध निकलेगा, अच्छा निकलेगा कि नहीं निकलेगा, इसकी गारंटी नहीं होती है। यानी कि ऑलमोस्ट जो है ना वो 100 फीट से ज़्यादा गाड़ने की जो है पाइप है वो सोचा जाता है कि भाई 100 से कम है तो चलो अच्छा पानी नहीं आएगा, लेकिन वही थी 25-30 फीट भी पहले था तो शुद्ध पानी आ जाया करता था। तो इसके वजह से बहुत सारी समस्याएं हुई। तो जो भी चीज़ें हमारे लिए मिली हुई है या प्रकृति ने हमें दी है, उसे बड़ी ही सोच समझ करके यूज करने की ज़रूरत है। अब ऐसा नहीं कि मान लो कि वही बात है कि यदि कोई आपको बुला दिया खाने पे और वहाँ पे बना दिया, भाई साहब मैंने एक दिन एग्जांपल दिया था आप लोगों से कि कोई बुला दिया और वहाँ पे बन गया भाई मांसाहारी वाला प्रोडक्ट। तो बहुत सारे लोगों को हम ये देखते हैं कि उसके टेबल पे जाओगे ना तो वहाँ पे जो है ना उसके कांटे जो है ना वो केवल कांटे मिलेंगे। ये देखे होगे, यानी कि वो भले ही घर में एक दिन खाता हो या 1 महीने के बाद मिलता हो या जो कुछ भी हो, लेकिन उसके टेबल पे जाकर देखोगे तो एकदम लग गई। इसका मतलब है कि भाई बुला लिया तो समझो कि वो गुनाही कर दिया है। तो ऐसे ऐसी पार्ट चलती है लोगों में। वही बात है, प्रकृति ने हमें कुछ दे दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जहां मन करे जैसे मन करे यूज करें। नहाने के 1 बाल्टी में काम चल जाता 10 बाल्टी करें, लेकिन ठंडी में 1 बाल्टी न छुए हम, है ना। वो तो काम हम भी करते हैं। नहाने से क्या फायदा यार, नहाने से वजन जो है घट जाएगा, वैसे ही वजन नहीं है, वजन घट जाएगा तुम लोग का भी हमारा भी। चलो मजाक कर रहा है भाई साहब। तो इस तरीके से आपकी पूरी कंटेंट ये आपकी क्वेश्चंस लगभग 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा साइंस में। ऑलमोस्ट मुझे पता है कि आप 30 क्वेश्चन को पढ़ करके बड़ी इंजॉय किए होंगे और आप सभी के लिए ये काफी कारगर साबित है। इसके पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, आप निश्चिंत रहिए। सभी बच्चे व्हाट्सएप से जरूर जुड़िएगा, कमेंट बॉक्स में पिन होगा आपके लिंक, जरूर जुड़िए, दोस्तों साथियों में शेयर करिए। हाँ लास्ट में ये कहेंगे, यदि वीडियो देखते हैं, बहुत सारे बच्चों जो वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब जो है आप नहीं कर पाते हैं, ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि इस समय यदि नहीं करेंगे बहुत ज्यादा समस्या हो सकती है। तो एक बार इस परिवार को एक बड़ा बनाइए और हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वाली क्लास में, अगले वाली वीडियो में। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय।